ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट हम लोग देख लिया, F इक्वल टू ma के बारे में देख लिए, मोमेंटम के बारे में जान लिए कि मोमेंटम है क्या बेसिकली। तो बोला जाए तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम और फोर्स का ही बात होता है। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स, ये दोनों चीज़ का रिलेशन है। ठीक है, तो और बेसिकली मोमेंटम क्या है मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, दैट्स इट। अभी और मैंने आपको ये भी बताया था कि मोमेंटम ही से वो इफेक्ट समझ में आता है। ठीक है, मतलब देखो किसी लाइक एक स्मॉल कार से, मतलब एक कार से आप टक्कर खाओ, एक कार जो कि है लेट से 20 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है, उससे टक्कर खाओ, और एक बार एक ट्रक से टक्कर खाओ। खा के मत देखना टक्कर, मैं बस बोल रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रक से टक्कर खाओ, तो दोनों में क्या, दोनों में डिफरेंस है ना। देखो दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन फिर भी जो इफेक्ट पड़ेगा आपके बॉडी पे, ठीक है, वो ज़्यादा रहेगा जब ट्रक से टक्कर खाओगे, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। इसलिए जो इफेक्ट ऑफ मोशन है वो वेलोसिटी से डिसाइड नहीं होता है, और वो मास से भी डिसाइड नहीं होता है। वो डिसाइड होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और एंड वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम से। ठीक है, कोई अगर अब उल्टा भी देखो, आप अगर अब मान लो ये इस केस में था मेरा, जैसे कार और ट्रक वाला एग्जांपल मैंने लिया कि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे, कार और ट्रक 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैंने बोला कि ट्रक का इफेक्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है, अब लेकिन आप मान लो ट्रक रेस्ट पे है, ट्रक है 1000 kg का और इट इज नॉट मूविंग, ये रेस्ट पे है। ठीक है, इससे आप टकरा गए जाके। और दूसरा एक कार है जो थोड़ा ट्रक का मान लो और ज़्यादा मान लेते हैं, मान लेते 5000 kg। ठीक है, और एक कार है जिसका लेट से 1000 kg, लेकिन ये मूव कर रहा है वेलोसिटी से लेट से 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप इससे टकरा है, अब बताओ किसका ज़्यादा इफेक्ट होगा? डेफिनेटली कार का। कार से टकराओगे तो मर जाओगे, इस रुके हुए ट्रक से टकराओगे तो मरोगे थोड़ी। ठीक है, तो देखो अब पिछला एग्जाम्पल में था कि ट्रक का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उसका मास ज़्यादा था। अब इस इफेक्ट में इसमें आ रहा है कि कार का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी है। तो बेसिकली हम लोग ना वेलोसिटी से डिसाइड करते हैं ना मास से डिसाइड करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी जिसका ज्यादा रहेगा उसका इफेक्ट ऑफ मोशन ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मोमेंटम अपने आप में कंप्लीट टर्म होता है किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें मास भी इंक्लूड हो जाता है और वेलोसिटी भी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मोमेंटम इज द बेसिक इफेक्ट ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आपको पता होगा कि जैसे छोटे बच्चे लोग को जब क्रिकेट खेलने बोलते हैं, या बहुत छोटे भी बच्चे होते हैं, उनको जो बॉल प्रोवाइड किया जाता है खेलने के लिए, वो सॉफ्ट बॉल प्रोवाइड किया जाता है, लाइक सॉफ्ट टेनिस बॉल या प्लास्टिक का बॉल या वो स्पंज बॉल वगैरह वगैरह। ठीक है, वी डोंट प्रोवाइड स्मॉल किड्स टू प्ले विथ ड्यूज। ठीक है, वो ड्यूज बॉल या जिसको बोलते हैं ना सीजन्स बॉल, क्रिकेटर्स लोग खेलते हैं। ठीक है, तो क्रिकेटर्स लोग जो बॉल खेलते हैं वो देखो बहुत हार्ड, उसका मास भी बहुत ज़्यादा रहता है, राइट, उसका मास ज़्यादा रहता है। और जो टेनिस बॉल खेलते हैं उसका मास कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि सॉफ्ट टेनिस बॉल से खेलो, क्योंकि देखो मान लो 2 बॉल है। ठीक है, ये हो गया वो हार्ड सीजन बॉल, ठीक है, क्रिकेट वाला, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट वाला, और ये बस एक टेनिस बॉल है। ठीक है, डेफिनेटली इसका मास कम रहेगा। ठीक है, इसका मास कम रहेगा। अब मान लो दोनों सेम वेलोसिटी से फेंका गया है। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी मैंने सेम रखा। ठीक है, मास तो डेफिनेटली ग्रेटर हो गया m1 का। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों सेम वेलोसिटी, अब किसी को चोट लग गया है यानी कि, ठीक है, बच्चे आपस में चोट लग सकता है, राइट, क्रिकेटर्स को भी लग जाता है। आपने कई सारे किस्सा सुना भी होगा, है ना, लाइक 2-3 साल पहले की बात है, वो ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर था फिलिप ह्यूज करके, जिसकी डेथ हो गई थी, उसको बॉल यहाँ पे लग गया था, है ना। अब तो ऐसे एक्सीडेंट बच्चों में और ज़्यादा कॉमन हो सकता है, सर्वर पे लग गया, फूट जाएगा, मर जाएगा। तो डेफिनेटली मान लो दोनों का वेलोसिटी सेम है, v है। ठीक है, आप मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, इसका m1 v, इसका m2 v, दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम ज़्यादा आएगा, तो इफेक्ट ऑफ मोशन इसमें ज़्यादा रहेगा। आपको अगर इससे चोट लग जाए तो ज़्यादा चोट लगेगा, इससे चोट लगे तो कम चोट लगेगा। सिद्धू क्लास चल रहा है, सिद्धू रिकॉर्ड हो रहा है।
ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को सीजन्स बॉल से ना खेलने दिया जाए, टेनिस बॉल से खेलने दिया जाए या कोई और सॉफ्ट बॉल से खेलने दिया जाए, ताकि अगर चोट लगे तो सेफ रहे। ठीक है, तो ये रीज़न है। और इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपने देखा बहुत सारे गार्ड्स लोग पहन के खेलते हैं, राइट, पैड, ठीक है, एल्बो गार्ड, हेलमेट मस्ट होता है ये सब, उसके बगैर आपको अलाउ भी नहीं किया जाता। तो उसके पीछे का रीज़न भी यही है, इतने हार्ड, इतने हाई मास वाले बॉल से आप खेलोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी से जब, एंड आप बॉलर्स देखो, शोएब अख्तर जैसे बॉलिंग पहले करते थे, शोएब अख्तर, ब्रेट ली, अभी भी बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है, उमेश यादव वगैरह हो गया, ठीक है, और भी इंग्लैंड और ये सब का भी, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत फास्ट बॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी। तो ये सब बॉल से अगर चोट लगेगा, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे, डैमेज हो सकता है, एंड होता भी है। फिलिप ह्यूज का डेथ हो गया, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स मर जाते हैं, अंपायर्स कभी कभी मर जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अभी चल भी रहा है अंपायर्स को भी कुछ लाइक गार्ड्स वगैरह देने का, बिकॉज कई बार अंपायर को भी हर्ट हो सकता है। आपने देखा अंपायर कोई गार्ड्स नहीं पहनते। तो बेसिकली कहने का मेरा रीजन, मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि मोमेंटम इज दैट इफेक्ट, ठीक है। मोमेंटम, हाई मोमेंटम से जब चोट लगता है तो काफ़ी ज़ोर से लगता है, ओके। एंड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जब क्रिकेटर्स कैच लेते हैं बॉल को, ठीक है, व्हेन वी कैच अ बॉल, ठीक है, आप देखो डायरेक्ट खाली ऐसे पकड़ लोगे, डायरेक्ट ऐसे कैच कर लोगे तो आपको चोट लगेगा, ठीक है। ज़्यादा लगता भी है, कई बार उनको करना पड़ता है, हो सकता है लाइक जब वो डाइव मारते हैं, ठीक है, तो लाइक या फिर सिर्फ हैंड्स एक्सटेंड करके ऐसे हाथ पकड़ में कैच ली तो काफ़ी ज़ोर से कभी कभी चोट लगता भी है। तो आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जनरली जब कैच लेते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे जब उनके पास बॉल आता है, ठीक है, तो पकड़ के फिर वो ऐसे हाथ पीछे तुरंत करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे पकड़ लिए। और जब ऐसे भी कैच लेते हैं, ठीक है, विकेट कीपर को भी देखो जनरली वो हैंड से पकड़ के ऐसे पीछे हाथ करता है, राइट। तो ये सब क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो बॉल का कुछ मोमेंटम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम होता है, ठीक है, m/v। अब जब आप बॉल को पकड़ ले रहे हो तो उसका मोमेंटम 0 हो जा रहा है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखो इसी बॉल पे फोकस करते हैं। पहले इस बॉल का मोमेंटम था m/v जब ये आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब आप कैच कर लिए, यानी कि बॉल रुक गया, कैच किए, तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0, ठीक है। यानी इनिशियल मोमेंटम ये हो गया, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, ठीक है। अब जब आप डायरेक्टली ऐसे कैच कर ले रहे हो तो बहुत कम टाइम में वो वेलोसिटी 0 पे हो जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। लेकिन अगर आप उसको पकड़ के ऐसे हाथ पीछे खींच रहे हो, ऐसे पकड़ के हाथ पीछे खींच रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो कि देखो यहाँ से यहाँ तक का भी आप मोशन कंटिन्यू किए, यानी कि बॉल का मोमेंटम आप 0 किए लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नहीं किए। जब ऐसे डायरेक्ट कैच लिए तो मतलब t इज इक्वल टू लेट से 0.001 सेकेंड में ही मोमेंटम 0 हो गया, क्योंकि आप तुरंत कैच कर लिए। लेकिन जब आप ऐसे करके ऐसे हाथ पीछे करके कैच कर रहे हो तो टाइम टेकन ज्यादा हो रहा है मोमेंटम को 0 करने में, लेट से एटलीस्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है। जो ऐसे करने पे बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मोमेंटम यहाँ से यहाँ हो गया, 0 हो गया। वही टाइम 2 सेकेंड करने के कारण, ऐसे करने के कारण या ऐसे खींचने के कारण, ठीक है, या ऐसे खींचने के कारण वो टाइम एक्सटेंड हो गया, क्योंकि आप बॉल को थोड़े देर तक मोशन पे रखे, तुरंत 0 नहीं किए, उसको पकड़ के ऐसे खींचे, मतलब कि उसको 0 होने में आप और टाइम लगने दिए उसको। तो उससे क्या हो रहा है, आपके हाथ पे कम फोर्स लगेगा, कम चोट लगेगा। क्यों कम चोट लगेगा मैं अभी वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 2 केस था, यहाँ पे एक मान लिया t = 0.002 सेकेंड वाला, यानी कि वो केस जब आप डायरेक्टली हाथ में कैच कर लिए, और दूसरा केस में लिया थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, 2 सेकेंड एटलीस्ट, ऐसे पकड़ के आप ऐसे खींचे 2 सेकेंड से 1 सेकेंड भी, चलो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड नहीं बोल सकते, एटलीस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द राइट मेथड, जब हाथ को पकड़ के ऐसे खींचो, एंड दिस इज द रॉन्ग मेथड। ऐसा क्यों होता है वो चलो मैथमेटिकली देखते हैं, वो भी सेकेंड लॉ से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F = ma, या फिर ऐसे बोलते हैं P2 - P1/t, ठीक है, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी से तो फिर ma आया था, ठीक है। तो हो क्या रहा है, P2 यानी कि ये 0 हो गया, ओके, और P1 यानी कि mv हो गया, और फिर अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि -mv/t। ये माइनस तो बस डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है, आपको मतलब कि
आपको ऑपोजिट बॉल इधर आ रहा है तो आपको फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको लगाना पड़ता है रोकने के लिए, उसके लिए माइनस है। तो इस माइनस को आप इग्नोर करो, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पे अगर फोकस किया जाए केवल, ठीक है, तो वो क्या है, स्पेस का मैं थोड़ा लगा कर देता हूँ, ठीक है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पे फोकस किया जाए तो अभी क्या निकाले हम लोग, mv/t, ठीक है, मास इनटू ये वाला इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो ये टाइम डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये जो फोर्स के लिए टाइम जो है वो किस में आया, डिनोमिनेटर में है। तो टाइम जितना कम रहेगा उतना ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना, आपको पता होगा ये मैथमेटिकल है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चीज रहता है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना ज्यादा रहे ये ओवरऑल टर्म का वैल्यू उतना कम हो जाता है, ठीक है। यानी टाइम, क्योंकि बोल रहे हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा बोल सकते हैं, यानी टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, राइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। देखो वही तो हो रहा है, अगर आप कम टाइम, यानी ये टाइम अगर यहाँ पुट करो, यानी कि टाइम थोड़ा कम रहे तो ज्यादा फोर्स लगेगा आपके हाथ पे, और टाइम अगर ज्यादा है यानी कि ये वाला केस, तो सिंस डिनोमिनेटर में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स कम लगेगा आपके हाथ में, ठीक है। यानी कि इसीलिए ज्यादा टाइम देके उसको रोकते हैं, ऐसे पकड़ के खींच के रोकते हैं, ताकि मोमेंटम उस स्टेट से जीरो तक आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो फोर्स कम लगेगा आपके हाथ के ऊपर भी, ठीक है। ये थर्ड लॉ से भी थोड़ा सा, इसमें थर्ड लॉ भी थोड़ा सा आ गया, वो भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ आई थिंक वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया, दो एक्सप्लेनेशन मैंने बोला। पहले एक एक्सप्लेनेशन आपको बताया कि क्यों हार्ड बॉल से, मतलब हैवी मास बॉल से नहीं खेलने बोला जाता है, थोड़ा सॉफ्ट बॉल से और इजी बॉल से खेलने बोला जाता है। दूसरा मैंने कम मास के बॉल से खेलने बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि उस मोमेंटम को थोड़ा टाइम लैप्स देके क्यों रोका जाता है, अचानक से क्यों नहीं रोका जाता है। तो ये दो एग्जांपल हो गए, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो गार्ड्स वगैरह पहनते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 2-3 एग्जांपल हो गए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ एग्जांपल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और भी कुछ कुछ एग्जांपल हैं, आपको नोट्स में प्रोवाइड भी किया गया, उसको पढ़ो और समझो, ठीक है। एक दो और डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल द कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स। तो सीट बेल्ट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये इनर्शिया से भी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सारा ही इससे रिलेटेड है, लेकिन बेसिकली देखो सीट बेल्ट का क्या काम हो जाता है। देखो अब जब कार चल रहा है और अचानक से रुका, राइट, तो अचानक से जब आप ब्रेक लगाते हो कोई ऑब्स्टेकल देख के, तो इनर्शिया के कारण आपका बॉडी का टेंडेंसी रहेगा एकदम आगे की तरफ झटका लगने का, राइट। एंड आगे की तरफ झटका लगेगा तो आपको स्टीयरिंग से चोट लग सकता है, या कांच से चोट लग सकता है, या पीछे भी बैठे हुए तो सीट से ही टकरा के चोट लग सकता है। तो आजकल वैसे तो सिर्फ सीट बेल्ट नहीं, आजकल एयरबैग्स भी आने लगे, आप लोगों ने नया टेक्नोलॉजी सुना होगा, एयरबैग्स रहते हैं, ठीक है। फॉक्सवैगन वगैरह सारे अच्छे गाड़ी में रहते हैं, और इनफैक्ट मस्ट हो गया है, सरकार ने रूल भी बना दिया कि एटलीस्ट जो ड्राइवर रहता है वहां पर एयरबैग होना जरूरी है, ठीक है। आजकल सब गाड़ी में एयरबैग्स रहता है। तो एयरबैग बेसिकली करता क्या है, या सीट बेल्ट भी क्या करता है कि मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगता है। देखो आप अगर अचानक से जाके किसी को ऐसे टकरा गए, ठीक है, कांच से या फिर स्टीयरिंग से या सीट से, तो क्या हो रहा है, आपका जो मोमेंटम है ज्यादा से कम हो जाएगा तुरंत, विद इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उससे आपको फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर सीट बेल्ट है तो वो आपको एक्सटेंड और थोड़ा थोड़ा रोक रहा है, धीरे धीरे आपका मोमेंटम जीरो करेगा, तो आपको चोट कम लगेगा अगर आप लगोगे तो। और एयरबैग का भी वही काम होता है। एयरबैग बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो स्टीयरिंग है, ठीक है, जब जैसी गाड़ी अचानक से कहीं रुकता है, झटका लगता है, और आपका सर, ठीक है, आप यहाँ से बैठे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे थे, जैसे आप इसमें टकराने वाले होते हो, एकदम वो सेंसर्स उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी आप लोग समझने में भी टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक फिजिक्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका सर टकराने वाला होता है, इसमें एक बलून टाइप का या बॉल टाइप का, ठीक है, एयर बैग निकल जाता है। एयर बैग यानी कुशन बैग, ठीक है। एयर तो सॉफ्ट रहता है, एयर बैग रहेगा, तो अब जब इसमें टकराओगे, ये एक हार्ड सरफेस नहीं है, तो आपका बॉडी देखो पहले इससे टकराएगा, फिर ये थोड़ा सा कंप्रेस होगा, ठीक है, तो आपका मोमेंटम जीरो होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर डायरेक्ट इस हार्ड सरफेस से टकरा जाओगे तो तुरंत मोमेंटम जीरो हो जाएगा, कम टाइम में तुरंत मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो आप पर फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर आप एयर बैग से टकराओगे
और रुकोगे तो एयर बैग क्या करता है, आपका मोमेंटम को जीरो होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। एंड आई जस्ट लाइक जैसे इसमें ही बताया, टाइम जितना ज्यादा लगेगा मोमेंटम को जीरो होने में, रिड्यूस होने में, उतना कम फोर्स लगेगा। इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट प्रोवाइड करते हैं या एयर कुशन, एयर बैग्स, कुशन बैग प्रोवाइड किया जाता है इसमें, ठीक है। एंड ये भी एग्जांपल कि रोड एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, तो लो स्पीड में चलने से कम चोट लगेगा, हाई स्पीड से चलने से ज़्यादा लगेगा। तो ये भी बहुत इजी एग्जांपल। क्यों बोला जाता है कि स्पीड लिमिट होता है, इतना स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाइए, ठीक है, या ज़्यादा स्पीड नहीं, रैश ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। क्यों? तो देखो आपका इनिशियल मोमेंटम जितना ज़्यादा है, बहुत स्पीड से चल रहे हो, मतलब इनिशियली आपका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है, फिर आप कहीं अगर एक्सीडेंट हुआ तो अचानक से जीरो हो जाएगा आपका मोमेंटम, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ, आप टकरा गए तो उतना ज़्यादा मोमेंटम से अचानक से जीरो हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा चोट लगेगा। लेकिन आप अगर ऑलरेडी कम स्पीड से जा रहे थे तो आपका मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं था, आपका मोमेंटम थोड़ा कम था, तो अब अगर आप टकरा गए और चोट लगेगा तो थोड़ा कम चोट लगेगा, क्योंकि आपको बहुत जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो कम हुआ, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, आप हाई स्पीड से जा रहे हो, आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आप टकरा गए तो आपका उतना हाई से जीरो में आने के लिए जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो बहुत ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम हो गया। लेकिन आप ऑलरेडी कम स्पीड से जा रहे थे तो आपका ऑलरेडी मोमेंटम थोड़ा कम था, ठीक है, तो वहाँ से जीरो होने में चेंज इन मोमेंटम कम ऑब्जर्व हुआ, इसलिए फोर्स भी कम लगेगा उस केस में। इसलिए रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी मच वर्स व्हेन एट हाई स्पीड एंड लेस वर्स व्हेन एट लो स्पीड। इसलिए गाड़ी ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। ऐसे और भी कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस किया जो आप, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो आपको डे टू डे लाइफ में खुद से देख के ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपका वो अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे चैप्टर और बढ़ते जाएगा। जब थर्ड लॉ भी बता देंगे, जब सारे लॉज बता देंगे, तब फिर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आप और भी चीज़ें जो देखते हो आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे कि इसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलो थैंक यू। कोई डाउट है क्या?